ओके, सो वी विल डू रिवीजन ऑन ऑल सी शार्प टॉपिक्स टुडे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ सी शार्प। देख, जो भी टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सी शार्प, इवोल्यूशन ऑफ सी शार्प, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, देन हाउ सी शार्प इज डिफरेंट फ्रॉम सी, सी प्लस प्लस, जावा and .NET environment, structure of C sharp, simple C sharp program, C sharp token, C sharp operators। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्वेश्चंस लाइक आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, ये जैसे इंट्रोडक्शन में हु डेवलप्ड सी शार्प, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए। ठीक है, एंड अभी देखो आप लोगों के पास बाकी सारी लैंग्वेजेस थी लाइक सी, अदर लैंग्वेजेस वर देयर, व्हाई सी शार्प? तो सी शार्प इज ओनली कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी कोई भी कंपोनेंट ओरिएंटेड नहीं थी। जितने भी सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क हम लोगों ने बीबीबी डॉट नेट में भी देखा था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क कैसे काम करता। तो जितने भी डॉट नेट फ्रेमवर्क में देर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, लाइब्रेरीज, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब पूरा कोडिंग किस में किया गया है? सी शार्प में। ठीक है, तो इट इज द ओनली फर्स्ट एंड ओनली कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज टिल डेट। ठीक है, और वाई सी शार्प इज डिफरेंट? इट इज टोटली टाइप बेस्ड। टाइप बेस्ड क्यों बोला गया है यहाँ पे? आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जाम्पल सी में यू आर डिक्लेयरिंग 5 वेरिएबल्स ए बी सी डी ई एंड यू आर यूजिंग ओनली 3 अमॉन्ग 5। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे? इट विल टेक, बट आपका मेमोरी एलोकेशन ऑल 5 के लिए होगा। अगर इंटीजर टाइप लिया है तो आपका इंटीजर टाइप के अकॉर्डिंग आपका साइज 2 बाइट। ठीक है, पांचों के लिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा? मेमोरी का 10 बाइट का स्पेस अलॉट हो जाएगा, जिसमें से ओनली 6 बाइट आप यूज कर रहे हो, 4 बाइट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इट इज कंपल्सरी टू यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो दैट मीन्स इट विल गिव एरर, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। कंपाइल टाइम पे ही वो एरर देगा। द वेरिएबल यू हैव यूज्ड यू हैव टू वेरिएबल यू हैव डिक्लेयर्ड यू हैव टू यूज कंपल्सरीली। ठीक है, और इट इज ओनली फर्स्ट कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इट इज फुल्ली आप ये बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट मेक एनी प्रोग्राम हियर। इट रन्स ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म, इसीलिए सी शार्प डॉट नेट इसका नेम है। ठीक है, एंड मेन फीचर इज दैट इट इज टोटली टाइप बेस्ड। It is the only language designed for the .NET framework. Major parts of the .NET framework are actually coded in C Sharp. This was all about introduction of C Sharp, and it combines the features of most commonly used language. इसमें सारे language के features है, like productivity of Visual Basic use किया हुआ है, power of C++, style and feature of Java. सारे languages का combination है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन। नाउ इवेल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले 1967 में BCPL आया, फिर 1970 में बी आया, देन उससे सी आया बाय डेनिस रिची, देन सी प्लस प्लस, देन एनसीसी, क्योंकि सी प्लस प्लस को स्टैंडर्डाइजेशन मिला, इट बिकम एनसीसी, देन ओक दैट इज जावा, जो जावा का प्रीवियसली नेम ओक था, उसके बाद जावा, देन एनसीसी प्लस प्लस, एंड लास्ट में सी शार्प इन 2000, इन द ईयर 2000। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी शार्प? ये दो पॉइंट क्लियर है आप लोगों के? Yes, ma'am. Okay, now what are the characteristics of C sharp? It is first characteristic, it is simple. Simple क्यों है? It सेम जो आपका आपने अभी तक लैंग्वेज सी प्लस प्लस पढ़ा है, ठीक है, सेम यहाँ पे सिंटैक्स यूज होना होगा। ठीक है, लाइक सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस वॉज टोटली, आप ये बोल सकते हो कि टाइप बेस्ड, और टोटली क्या था वहाँ पे आपका, फॉर एग्जाम्पल सेमी कोलन अगर आपने वहाँ पे मिस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सिंटेक्स आपका होना चाहिए। कुछ भी मिस्टेक करते हो तो इट विल गिव एरर। इट इज नॉट लाइक वीबी कि आपने स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिखा तो डजेंट मैटर। यहाँ पे स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर वर्ड्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो टोटली ये सिंटेक्स बेस्ड होती है। उसके बाद कंसिस्टेंट,
कंसिस्टेंट होती है दिस लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कंपैटिबल है, आप इसको हर एक प्लेटफॉर्म पे लाइक डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है तो इट इज़ कंपैटिबल फॉर ईच एंड एवरी आप ये बोल सकते हो कि ईच एंड एवरी जो भी आपका कंप्यूटर का सिस्टम रहता है उसके लिए इट इज़ कंपैटिबल, टाइप सेफ मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इंटरऑपरेटेबल, देन मॉडर्न है, वर्जनेबल है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन अवेलेबल एंड फ्लेक्सिबल है। तो ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी शार्प। तो इस पे भी क्वेश्चंस आ सकता है लाइक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखा रहेगा कि विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी शार्प, हो सकता है ये तीन कैरेक्टरिस्टिक लिखा और उसके साथ कुछ और एक वर्ड दिया होगा, ठीक है, तो आप उसमें करेक्ट आंसर आपका फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ कौन कौन सी एप्लीकेशन आप यहाँ पे बना सकते हो, कंसोल एप्लीकेशन जिसपे हम लोगों ने प्रोग्राम देखे थे, एक ब्लैक सी प्लस प्लस में जैसे कंसोल स्क्रीन होता है, ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे आप कोड करते हो, तो आप यहाँ पे भी कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो। देन विंडोज एप्लीकेशन लाइक आप कमांड बटन ऑल दिस थिंग्स ऑल दिस टूल्स यूज करके उसमें सी शार्प पे कोडिंग करके आप उसको यूज कर सकते हो। देन विंडोज कंट्रोल, देन उसके बाद आपका ASP.NET प्रोजेक्ट्स, आप नेट से कनेक्ट करके इसके ASP.NET प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। वेब कंट्रोल्स, वेब सर्विसेज, .NET कंपोनेंट लाइब्रेरी भी सी शार्प में लिखी हुई है, पूरा सी शार्प में टाइप है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एम आई क्लियर कौन कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी शार्प? एनी डाउट until नाउ? यस, Yes, ma'am. ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, डॉट नेट एनवायरनमेंट, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस, जावा एंड सी शार्प। तो सी वॉज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, उसमें आपको प्रोसीजर वाइज सब फॉलो करना होता था। सी प्लस प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, मीन्स उसमें हम लोगों ने ऊप्स के फीचर्स इन्वॉल्व किए, बट इन सी प्लस प्लस विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट वी कैन मेक प्रोग्राम्स। विद क्लास ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं, विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इट वाज नॉट ट्रूली, इट वाज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट नॉट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट भी प्रोग्राम बना सकते हो। बट देन आया जावा। जावा क्या है, इट इज ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आप विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बना सकते हो। सेम सी प्लस सी शार्प है, लेकिन सी शार्प में कुछ एडिशनल फीचर उसमें ऐड हो गए। फर्स्ट है, इट इज ओनली कंपोनेंट ओरिएंटेड। जावा में आप कंपोनेंट डिजाइन नहीं कर सकते हो, बट सी प्लस सी शार्प में आप कर सकते हो। एंड जो मेन होता है, सिंटेक्स में जो मेन होता है, ठीक है, उसका कैपिटल, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है एम, यहाँ पे कैपिटल होता है सिंटेक्स में। अभी तक जो भी आप सिंटेक्स लिखते हो कोडिंग के, हर जगह मेन का फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, या मेन पूरा का पूरा स्मॉल वर्ड्स में होता है, बट यहाँ पे मेन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कंपोनेंट ओरिएंटेड है ओनली, और टाइप बेस्ड, टाइप सेफ है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट कुछ एडिशनल फीचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इफ एनीबडी आस्क डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस, जावा एंड सी शार्प, तो आप ये डिफ्रेंसिएशन बता सकते हो। नाउ डॉट नेट एनवायरनमेंट, डॉट नेट का वर्किंग कैसे होता है, बैकएंड में वर्किंग होता है डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे। जैसे आपको पता है कि एट अ टाइम यू कैन यूज 22 लैंग्वेज या मोर देन 22 लैंग्वेज इन अ डॉट नेट प्लेटफॉर्म। तो उसका वर्किंग कैसे होता है, ठीक है। तो देर आर 7 लेयर्स, ठीक है। फर्स्ट लेयर होती है, यू हैव टू चूज द लैंग्वेज, ऑन विच लैंग्वेज यू वांट टू क्रिएट योर प्रोग्राम। लाइक हम लोगों ने वीबी डॉट नेट जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, वीबी डॉट नेट। अब हमने सी शार्प पढ़ा तो हम लोगों ने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट किया, सी शार्प, ठीक है। तो ऐसे आप जावा, बहुत सारी लैंग्वेजेस, ASP.NET, आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेयर होती है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ये क्या करता है, जो भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हो उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आता है। वो काम किसका होता है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन लेयर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोजेक्ट बनाया सी शार्प में, एक बनाया वीबी डॉट नेट में, सबका कंसेप्ट में भी सेम होगा, लेकिन सबका वे ऑफ कोडिंग, ठीक है, डिफरेंट होगा। वीबी डॉट नेट में हम अलग वे से कोडिंग करते हैं, सी शार्प में हम अलग वे से करते हैं, ठीक है। तो उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ब्रिंग करने का काम किसका होता है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन लेयर का।
थर्ड लेयर होता है कि आपको कौन सी टाइप की एप्लीकेशन बनानी है वो चूज करना है। आइदर आपको कंसोल एप्लीकेशन बनानी है, विंडो फॉर्म बनाना है, या ASP.NET यूज करके वेब फॉर्म्स बनाने हैं। तो थर्ड लेयर में आपको वो एप्लीकेशन चूज करनी पड़ती है जो जिस पे आपको आपका एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है। देन आपका होता है ADO.NET एंड XML। अगर आप VB.NET या C#.NET से कनेक्टिविटी यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप बैकएंड का डेटाबेस यूजिंग दिस लेयर, तो ये लेयर रिस्पॉन्सिबल रहती है टू कनेक्ट डेटाबेस विथ योर एप्लीकेशन। अगर आप वेब सर्विसेज बना रहे हो तो XML डेटाबेस हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। देन बेस क्लास लाइब्रेरी लाइक C#, आपको पता है C# is a vast collection of library in C# there is a vast collection of library, बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं .NET फ्रेमवर्क पे जिनको आपको डायरेक्टली यूज करना है, तो आपको वो आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे एरे लिस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो एरे लिस्ट क्लास को मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं एरे लिस्ट को यूज कर सकती हूँ। या हैश टेबल को यूज करना है तो मुझे हैश टेबल को इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे प्रोग्राम में। तो उन सब का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, इस फिफ्थ लेयर में, दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी। ठीक है। कॉमन देन सिक्स लेयर होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये क्या करता है, एक रन टाइम प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें ये हम लोग एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपकी फाइनली एप्लीकेशन रन होती है विद कनेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप आपका कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो ये सारी लेयर्स है, दिस इज अ वर्किंग ऑफ .NET फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, तो देर आर टोटली हाउ मेनी लेयर्स, 7 layers। ठीक है, फर्स्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन यू हैव टू चूज द लैंग्वेज, ऑन विच लैंग्वेज यू हैव टू परफॉर्म योर एप्लीकेशन, यू हैव टू परफॉर्म योर प्रोग्राम। सेकेंड, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है। ठीक है। देन उसके बाद आपका थर्ड, आपको यू हैव टू चूज द एप्लीकेशन, विच एप्लीकेशन यू वांट टू क्रिएट। जैसे मैंने आपको अभी एप्लीकेशन बताया, यू कैन क्रिएट कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशन आपको इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज या एप्लीकेशन चूज करनी है। देन आपका आता है ADO.NET कनेक्टिविटी, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। देन आपका बेस क्लास लाइब्रेरी, इनबिल्ट फंक्शंस, आपको यहाँ इनबिल्ट क्लासेस यूज करनी है, तो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल। देन कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, एक रन टाइम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देर इज अ कंपाइलर कॉल्ड जस्ट इन कंपाइलर। जैसे आपने आपका प्रोग्राम टाइप किया, देन यू हैव कंपाइल्ड योर प्रोग्राम। जैसे आपने आपका प्रोग्राम कंपाइल किया तो एक MSIL, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। ठीक है, वो कोड जनरेट होने के बाद जस्ट देर इज द जस्ट इन टाइम कंपाइलर, उसका वर्किंग स्टार्ट होता है। वो क्या करता है, उस माइक्रो MSIL कोड को कन्वर्ट करता है आपका नेटिव कोड में, और फाइनली आपको आपका आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम रन टाइम पे होता है ये सारा वर्किंग। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक वर्क लेयर्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट, ये उसका वर्किंग होता है। जैसे मैंने आपको बताया, it supports over 20 languages. Before developing a program, first we have to decide which language we have to choose from the available languages. Then उसके बाद CLS क्या करता है, ये सारे लैंग्वेजेस को एक कॉमन ग्राउंड में ब्रिंग करता है। मतलब जैसे सबका मैंने आपको बताया कि सिंटेक्स डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपको ले आता है। देन थर्ड लेयर क्या होती है आपकी, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी एप्लीकेशन बनानी है वो आप सिलेक्ट करते हो। देन ADO.NET लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटाबेस, डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए आपको ये सारे बैकएंड से आपका डेटाबेस कनेक्ट करता है। Base class library, we also call it as framework library. In this layer, there are inbuilt functions and classes available. We use to make our application easier. Then common language runtime, responsible for converting relative code to MSIL. ठीक है, मतलब आप जैसे ही कंपाइल करते हो तो रन टाइम, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कोड कन्वर्ट होता है आपका MSIL में, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में। इट कन्वर्ट डिफरेंट लैंग्वेज इनटू वन कॉमन, एंड देन सारी लैंग्वेज डिपेंड, सारी लेयर्स डिपेंड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर वो MSIL कोड को फाइनल कोड में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देता है। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर वर्किंग ऑफ .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? No, ma'am.
Am I clear to all? Yes, ma'am. What about others? Aditya, Aman, Himanshu, Ishita, Piyush, Vaishnavi, am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Yes, next ma'am. टॉपिक है, गुड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प. ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है. दैट मीन्स आपका कमेंट लाइन, जहाँ पे आप कमेंट लाइन क्या होता है, दीज आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम. आपको आपका प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या कौन सा प्रोग्राम है, तो आप उसको कमेंट लाइन में लिख सकते हो. देन आता है आपका यूजिंग डायरेक्टिव सेक्शन. जैसे आप लिखते हो यूजिंग सिस्टम, जो आपकी इनबिल्ट क्लास है उसको इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, यूजिंग डायरेक्टिव सिस्टम को यूज करते हो. देन आपका आता है इंटरफेस सेक्शन. अगर आपको इंटरफेस परफॉर्म करना है, आपके इंटरफेस यूज करना है, तो इंटरफेस को आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो. देन क्लास आता है आपका, क्योंकि बिफोर अगर एक मेन क्लास तो कंपलसरी होती ही है यहाँ पे. अदर देन दैट आपको खुद की क्लासेस बनानी है तो क्लास सेक्शन में आप वहाँ पे बना सकते हो. एंड देन मेन क्लास, जो कि इसेंशियल, बाकी सारे पार्ट ऑप्शनल है, लेकिन मेन क्लास सेक्शन आपका क्या है, मेन सेक्शन इसेंशियल पार्ट होता है. ठीक है, तो दीज आर द, यहाँ पे आप देख सकते हो यूजिंग सिस्टम. जैसे इनबिल्ट हम लोगों ने सिस्टम इंपोर्ट किया है, मतलब जो भी इनबिल्ट आपकी फाइल्स रहेगी इसको आप इंपोर्ट कर रहे हो यूजिंग यूजिंग नेम स्विच. उसके बाद आपका फर्स्ट प्रोग्राम आपने ये किया, इंपोर्ट किया. देन आपका क्लास, प्रोग्राम नाम से क्लास बनी हुई है. एंड मेन में आप सिंपली क्या कर रहे हो, एक मैसेज प्रिंट करा रहे हो यूजिंग कंसोल डॉट राइट लाइन. कंसोल डॉट राइट लाइन इज यूज टू प्रिंट एनी मैसेज रिटन इन अ डबल कोटेशन मार्क इनसाइड द ब्रैकेट. तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, वेलकम टू सी शार्प. अब आपने कंसोल डॉट रीड की या रीड लाइन ये स्टेटमेंट नहीं दी, आपका आउटपुट तो जनरेट होगा बट वो शो नहीं होगा. उसको शो करने के लिए हमें कौन सा मेथड कॉल करना पड़ता है, कंसोल डॉट रीड की या रीड लाइन. ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल सी शार्प प्रोग्राम. ठीक है, नेम स्पेस, जैसे यूजिंग कीवर्ड यूज करके आप इनबिल्ट क्लास को इंपोर्ट करते हो. देन क्लास, देन उसके बाद मेंबर्स, आपका ब्लॉक और स्टेटमेंट. ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ आपका सिंपल सी शार्प प्रोग्राम. और स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को सारे पार्ट बताए, कौन कौन से पार्ट अवेलेबल है. देन आपके आते हैं सी शार्प टोकन्स. कोई भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपको उसके टोकन्स पता होने चाहिए. जैसे इंग्लिश में हम लोग, इंग्लिश, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करनी है तो उसके लिए मुझे उसका ग्रामर पता होना चाहिए. देन उसके कैरेक्टर सेट पता होने चाहिए. ठीक है, सिमिलरली कोई भी लैंग्वेज आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है तो उसके टोकन्स आर नथिंग बट अ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स. ठीक है, विच आर यूज टू हेल्प योर टू बिल्ड योर प्रोग्राम. तो यहाँ पे 5 सी शार्प टोकन्स होते हैं. पहला होता है कीवर्ड्स, सेकेंड इज आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप. नाउ कीवर्ड्स क्या होते हैं, सबको पता है, कौन बताएगा व्हाट आर कीवर्ड्स. Ma'am, Yes, keywords are reserved words. correct, keywords are Ma'am, reserved words. keywords are reserved. Correct, Which are already keywords are explained to the compiler. good. Keywords are the reserved words whose meaning is already explained to the C compiler. ठीक है, we cannot use these keyword with to as a variable name. These are the fixed. ठीक है, अगर for example if it is in small letter, it is always in small letter. अगर आपने उसको कैपिटल लेटर में लिखा तो भी इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है, it will give error. And these are also considered as a building blocks of your program. Without keywords you cannot create your program. ठीक है, तो these are the reserved words, उनकी मीनिंग फिक्स्ड रहती है. आपने अगर फॉर एग्जांपल void कीवर्ड है, ठीक है, तो स्मॉल VOID आपने कैपिटल VOID लिखा तो इट विल गिव एरर. बिकॉज आपको जैसे पता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, उसका खुद का IQ नहीं होता है. तो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस है कि स्मॉल VOID इज अ कीवर्ड. ठीक है, तो उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग स्मॉल VOID इज अ कीवर्ड. बट आपने अगर कैपिटल VOID लिखा तो उसको उसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज अ डिफरेंट वर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे इट विल गिव एरर. तो इसीलिए बोला गया दीज आर द रिजर्व वर्ड, फिक्स्ड, उनकी मीनिंग फिक्स्ड होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. देन आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको आपके प्रोग्राम में कुछ वैल्यू लेनी है यूजर से. ठीक है, तो आपको मेमोरी में उसके लिए एक स्पेस अलॉट करना पड़ेगा.
ठीक है। तो वो स्पेस अलॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। दीज आर द नेम्स गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। आप मेमोरी लोकेशन को एक नेम दे रहे हो जिसके अंदर आपका डेटा आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है। और उनको डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। एक होता है कि कोई भी आप आइडेंटिफायर या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका इट शुड स्टार्ट विथ अ कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर शुड बी एन कैरेक्टर, ठीक है। नंबर यूज नहीं कर सकते। सेकंड, स्पेसेस अलाउड नहीं है। अगर आप स्पेस अलाउड करोगे, स्पेस अगर आपको दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बट स्पेस अलाउड नहीं है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, उसका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो कीवर्ड्स है उसको हम एज अ आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। अब एग्जाम में अगर आइडेंटिफायर पूछा या वेरिएबल पूछा, दीज आर नथिंग बट अ सेम। ओनली द वन स्लाइड डिफरेंस इज दैट कि वेरिएबल में हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। जैसे मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर परफॉर्म करना है तो मैं फर्स्ट नंबर के लिए ए, सेकेंड नंबर के लिए बी और एडिशन के लिए सी दे रही हूँ। एनी नेम आई कैन गिव, बट आइडेंटिफायर में हम ऐसा नेम देते हैं जो हमारे प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर के लिए आई एम गिविंग फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, सेकेंड नंबर के लिए आई एम गिविंग सेकेंड अंडरस्कोर नंबर, और एडिशन के लिए आई एम गिविंग एडिशन, ठीक है। तो दोनों सेम ही होते हैं। आइडेंटिफायर रूल्स पूछा तो भी आपको सेम आंसर लिखना है, कीवर्ड रूल सॉरी वेरिएबल रूल पूछा तो भी आपको सेम ही आंसर लिखना है। देन आते हैं आपके लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स, दीज आर द फिक्स्ड वैल्यू जिसको हम लोग विथ कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिक्लेयर किया इंट कॉन्स्ट ए इक्वल 10, तो ए में जो 10 की वैल्यू इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ फिक्स्ड, ठीक है। आप उसको जब तक आप उसमें कोई दूसरी वैल्यू अलॉट नहीं करते तब तक इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, क्लियर, ठीक है। तो कांस्टेंट हर टाइप के कांस्टेंट होते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, लिटरल कांस्टेंट सॉरी इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, फ्लोट कांस्टेंट होता है। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप इज अ नेम जो आप फॉर एग्जांपल आपको जो भी डेटा यूजर से इनपुट कराना है या जो भी डेटा आपके वेरिएबल में प्रिंट अलॉट करना है तो आप उसको उसका टाइप दोगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको नंबर प्रिंट कराना है तो आप कौन सा टाइप दोगे, इंटीजर। पॉइंट वैल्यू डालनी है तो आप कौन सा टाइप दोगे, फ्लोट, ठीक है। और अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू डालनी है तो आप एक सिंगल कैरेक्टर देना है तो कैर, पूरा का पूरा वर्ड देना है तो स्ट्रिंग, ठीक है। तो टाइप यू आर द गिविंग टाइप टू एनी डेटा, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल रहते हैं। एंड एक और टोकन होता है दैट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर इज नथिंग बट अ सिंबल, ठीक है, विच परफॉर्म सम टास्क, मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क, ठीक है। तो दीज आर द ऑपरेटर्स। ये सारे टोकन्स को यूज करके हम हमारा प्रोग्रामिंग करते हैं। विदाउट कीवर्ड यू कैन नॉट मेक एनी प्रोग्राम, कीवर्ड ही यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप प्रोग्राम कैसे बना सकते हो, देन कॉन्स्टेंट कोई वैल्यू आपको फिक्स देनी है तो आप लिटरल यूज कर सकते हो। वेरिएबल जब आप मेमोरी स्पेस को कोई नेम ही नहीं दोगे तो आप कहाँ से वैल्यू अलॉट करोगे। ऑपरेटर्स, कुछ कैलकुलेशन पार्ट करना है तो ऑपरेटर्स। डेटा टाइप्स, आपको कौन सा डेटा इनपुट करना है आपको उसका टाइप देना पड़ेगा। सो दीज आर अ टोकन्स अवेलेबल इन सी शार्प या सी लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज में ये टोकन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिनको यूज करके आप आपका प्रोग्राम बनाते हो। क्लियर है, एनी डाउट? Am I clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ वन बाय वन हम लोगों ने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, ये वन बाय वन हम लोगों ने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इन सी शार्प बेसिक 80 कीवर्ड्स आर देयर, ठीक है। सम कीवर्ड्स एग्जांपल्स आर देयर, ठीक है, कुछ भी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डैश कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन सी शार्प, तो आंसर इज 80, क्लियर। और कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, फिक्स्ड वर्ड्स, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। Now identifiers are programmer design tokens. They are used for naming classes, methods, variables, labels, namespace, interface, etc. ये सारे रूल्स है, ठीक है। They must begin with alphabet. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। रूल्स पूरे लिखे होंगे, कुछ रूल्स अदर होगा कि स्पेस इज अलाउड टू गिव नेम टू डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो ये इस पे भी आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है क्लास एडिशन, जिसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए बी और सी,
और एडिशन किया हुआ है सिंपली आपको, तो इसमें यूजिंग इज एन, यहाँ पे कीवर्ड यूजिंग, आइडेंटिफायर एडिशन है, ठीक है, पब्लिक कीवर्ड है, मेन यहाँ पे आइडेंटिफायर है, स्टैटिक ये कीवर्ड्स है, राइट हैंड साइड में आपको आइडेंटिफायर दिए हुए हैं, ठीक है। देन आपका आता है लिटरल्स, जैसे मैंने आपको बताया कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू, कितने टाइप के लिटरल्स होते हैं, न्यूमरिक, बुलियन, कैरेक्टर। न्यूमरिक में इंटीजर और रियल, दैट मीन्स फ्लोटिंग। बुलियन में ट्रू और फॉल्स, अगर मैंने कोई वैल्यू ट्रू असाइन कर दिया एज ए कांस्टेंट वैल्यू तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम ट्रू ही रहेगी जब तक आप उसको चेंज नहीं करते हो। कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर या स्ट्रिंग कैरेक्टर, ऑल दिस टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स आर अवेलेबल। वेरिएबल्स सेम आइडेंटिफायर जैसे रहते हैं, दीज आर द नेम गिवन टू द स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, ये कुछ रूल्स है। एंड देन कुछ वेरिएबल नेम यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। देन डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड डेटा टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे साइज और टाइप आप बताते हो, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप बताया तो इंटीजर में न्यूमेरिक वैल्यू ही जाएगी और उसका साइज क्या रहता है 4 बाइट। अब बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है वैल्यू टाइप, एक होता है रेफरेंस टाइप, ठीक है। नाउ व्हाट इज वैल्यू, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप कौन से होते हैं, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। रेफरेंस टाइप कौन से होते हैं, जो यूजर डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, ठीक है, तो क्लास को कॉल करने के लिए मुझे उसके ऑब्जेक्ट की नीड होती है, तो मैं रेफरेंस दे रही हूँ, ठीक है। तो दीज आर नोन एज रेफरेंस टाइप, क्लियर। देन उसके बाद ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, 8 ऑपरेटर्स आर देयर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो। एडिशन ऐड करेगा, सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन डिवाइड करेगा, मॉड्यूलो क्या करेगा, रिमाइंडर स्टोर करेगा। रिलेशनल ऑपरेटर टेल्स रिलेशन बिटवीन द टू ऑपरेटर, टू ऑपरेंड्स, ठीक है। वाइल फॉर एग्जांपल ए में 10 है, बी में 20 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ग्रेटर है तो ट्रू देगा, ग्रेटर नहीं है तो आंसर विल बी फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग को कुछ लॉजिक परफॉर्म करना है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। क्राइटेरिया होता है लॉजिकल एंड का, क्राइटेरिया क्या होता है, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू। फॉर एग्जांपल ए में मैंने वैल्यू दी है 10, बी में मैंने वैल्यू दी है 20, और मैं मेरे प्रोग्राम में दे रही हूँ a इक्वल 10, b इक्वल 20, तो दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू। एक्चुअल में मैं a 10 दिया हुआ है और मैं कंडीशन में दे रही हूँ कि a इक्वल 10 और b इक्वल 20, तो इट इज करेक्ट, ठीक है। तो दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू। अगर मैंने एक्चुअल में वैल्यू दी हुई है a 10, b 20 और मैं कंडीशन में दे रही हूँ a इक्वल 10 और b इक्वल 30, तो यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है, एक फॉल्स है, तो हियर आंसर विल बी फॉल्स। तो लॉजिकल एंड का क्राइटेरिया होता है बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स। लॉजिकल और में क्या होता है, जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया कि आई हैव गिवन द वैल्यू ऑफ a as 10 एंड वैल्यू ऑफ b is 20 एंड इन कंडीशन आई एम गिविंग a इक्वल 10 एंड b इक्वल 30, तो हियर वन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो लॉजिकल और का क्राइटेरिया होता है एनी वन ऑफ द वैल्यू इज ट्रू देन आंसर विल बी ट्रू। लॉजिकल नॉट में अपोजिट होगा, अगर ट्रू है तो आंसर आपको फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इट डिनोट्स विद इक्वल साइन, ठीक है, इट असाइन द राइट हैंड साइड वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड। जैसे मैंने दिया a इक्वल 10, तो 10 वैल्यू किसको असाइन हो रही है, वेरिएबल ऑपरेंड a को, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड विद 1 और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड विद 1। ए से इंक्रीमेंट करेगा या ए 1 से इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर यू आर यूजिंग। इफ यू आर यूजिंग increment operator then it will increment, if you are using decrement operator then it will decrement the value of operand। for example operand की value 10 है तो decrement operator use किया तो it will decrease the value of operand as 9। a की value 10 दिया, decrement operator कॉल किया तो 9 आएगा, अगर increment किया तो 11 हो जाएगा, ठीक है। देन कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, इट वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। कैसे वर्क करेगा, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सी इक्वल, यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हो, यू कैन सी द सिंटेक्स हियर, क्या दिया है, सी इक्वल ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी में एक कंडीशन है, पहले हम लोग एक कंडीशन डालेंगे, ए की वैल्यू सपोज है 10, बी की वैल्यू 20, तो चेक करेगा 10 इज ग्रेटर देन 20 है क्या। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन सी में कौन सी वैल्यू जाएगी, ए की वैल्यू,
अगर कंडीशन फॉल्स है तो सी में कौन सी वैल्यू जाएगी, बी की वैल्यू. इफ द कंडीशन इज ट्रू then the resultant value will be the first value after question mark. If the condition is false then resultant value will be the second value after question mark. तो यहाँ पे A 10 है, B 20 है, चेक करेगा 10 is greater than 20 है क्या, नहीं है. कंडीशन फॉल्स हो गई तो सी में कौन सी वैल्यू असाइन होगी, बी की वैल्यू. अगर कंडीशन ट्रू है तो सी में कौन सी वैल्यू असाइन होगी, ए की वैल्यू. ठीक है, तो 3 ऑपरेंड पे एक साथ वर्क करें. इसको मिनी इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हो आप. ठीक है, देन बिटवाइज ऑपरेटर इट वर्क्स ऑन बिट्स, जीरोस एंड वंस पे वर्क करता है. एंड का क्राइटेरिया होता है दोनों वैल्यू 1 है तो आंसर 1, अदरवाइज 0. और का होता है एनी कोई भी एक वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा. ठीक है, जोर में क्या होगा आपका, यहाँ पे भी यही होगा कि आपका दो एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू 0 है तो आंसर विल बी 1. वंस कॉम्प्लीमेंट में अपोजिट होगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0. लेफ्ट शिफ्ट में शिफ्टिंग होगा बिट्स का लेफ्ट हैंड साइड से, राइट शिफ्ट में राइट हैंड साइड से शिफ्ट का बिट्स का शिफ्टिंग होगा. एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर. एंड मिसलेनियस या स्पेशल ऑपरेटर में साइज ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइज ऑफ ए, और ए को सपोज मैंने डिक्लेयर किया इंट ए और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कॉल कर रही हूँ साइज ऑफ ए. तो ए कौन से टाइप का है, इंटीजर. इंटीजर का साइज क्या होता है 2 बाइट, तो इट विल रिटर्न 2. ठीक है, अगर मैंने लिखा साइज ऑफ बी और बी को मैं डिक्लेयर कर रही हूँ फ्लोट. ठीक है, तो फ्लोट का साइज कितना होता है 4 बाइट, तो इट विल रिटर्न 4. ठीक है, तो ऑल दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन सी शार्प. एनी डाउट्स इन ऑपरेटर्स? Yes, any doubts in operators? No, ma'am. ठीक है, now one by one examples are given. Arithmetic operators का जो हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है. हाँ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे भी क्वेश्चन आता है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक ये देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, x इक्वल 7 + 3 × 2. तो यहाँ पे प्रेसिडेंस कौन से ऑपरेटर को फर्स्ट प्रेसिडेंस, मतलब पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा. ठीक है, तो हियर x इज असाइंड एज 13 नॉट 20 बिकॉज यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन साइन है इसको हायर प्रेसिडेंस है. तो सबसे पहले क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन होगा. तो 3 2 = 6, तो 6 + 7 कितना होता है 13. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 13, 20 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन. तो आपको प्रेसिडेंस मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर को दिया गया है, तो यहाँ पे वो वाला पूरा चार्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो एक्सप्रेशन में आपका आंसर, जैसे ये वाला मैंने एग्जांपल दिया, ये एक्सप्रेशन दिया होगा, व्हाट विल बी इट्स आंसर, ये आपको बताना पड़ेगा. तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे. फॉर एग्जांपल पहले ऐड कर देंगे 7 + 3 10, 10 × 2 20, तो आंसर 20 भी दे सकते हैं. बट जब मल्टीप्लीकेशन और प्लस दोनों सिंबल हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको मिलता है आपके मल्टीप्लीकेशन को. तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एंड देन ऐड होगा. ठीक है, देन आपका आता है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज बॉक्सिंग एंड व्हाट इज अनबॉक्सिंग, किसी को याद है व्हाट इज बॉक्सिंग, व्हाट इज अनबॉक्सिंग? एनीवन रिमेम्बर? पढ़ना स्टार्ट किया आप लोगों ने? फर्स्ट को आपका पेपर है. यस, एनीवन रिमेम्बर व्हाट इज बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग? इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. Ma'am, you convert the boxing. क्या कन्वर्ट करता है? वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करता है. वेरी गुड. इट कन्वर्ट्स वैल्यू टाइप इनटू ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप आप बोल सकते हो. ठीक है, तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है? बॉक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वैल्यू टाइप इनटू रेफरेंस टाइप. मैंने आपको अभी डेटा टाइप पढ़ाया. डेटा टाइप में मैंने आपको 2 टाइप बताया. एक बताया वैल्यू टाइप, एक होता है रेफरेंस टाइप. वैल्यू टाइप कौन से होते हैं? जो इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं, लाइक इंट, कैर, फ्लोट. रेफरेंस टाइप कौन से होते हैं? जो यूजर क्रिएट करता है. जैसे एग्जांपल क्लास मैंने यूजर ने बनाई, तो क्लास को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ता है. तो ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस ऑफ क्लास. तो दीज टाइप ऑफ डेटा टाइप आर कॉल्ड एज रेफरेंस टाइप. तो बॉक्सिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वैल्यू टाइप इनटू रेफरेंस टाइप. अनबॉक्सिंग क्या करता है? वो वापस रेफरेंस टाइप को किस में कन्वर्ट करता है? वैल्यू टाइप में.
तो मैंने विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था आपको, मैं ये एग्जाम्पल बता देती हूँ। यहाँ पे okay, the process of converting value type, that is char, int, etc., to a reference type, that is object, it's called boxing. Boxing is implicit conversion process in which object type is super type is used. यहाँ पे implicitly conversion होता है, the value type is always stored in stack. देखो मेमोरी में दो स्पेस होती है, एक होता है हीप, एक होता है स्टैक, ठीक है। स्टैक मीन्स एनीवेयर इन द मेमोरी, हीप में क्या होता है वन बाय वन, एक के ऊपर एक, ठीक है। स्टैक में क्या, जस्ट जो हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं तो वो कहीं पे भी, दैट इज वो कहाँ पे स्टोर होता है, ऑलवेज वैल्यू टाइप ऑलवेज स्टोर होता है स्टैक में, क्योंकि एक के नीचे एक हम लोगों ने प्रॉपर स्पेस अलॉट किया है। बट रेफरेंस कहीं पे भी हो सकता है, तो रेफरेंस स्टोर इन हीप, ठीक है। तो सब अभी यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का नम, जिसकी वैल्यू मैंने असाइन की 23, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ ओबीजे, दैट इज रेफरेंस टाइप, और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, नम की वैल्यू असाइन कर रही हूँ। तो नम कौन सा टाइप था, वैल्यू टाइप था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज ए इंटीजर डिक्लेयर किया, और उसकी वैल्यू जब मैं ऑब्जेक्ट में असाइन कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बॉक्सिंग कर रही हूँ। मतलब मैं एक वैल्यू टाइप वेरिएबल को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट कर रही हूँ। कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ, पहले मैंने उसको डिक्लेयर किया, तो इंटीजर वेरिएबल से डिक्लेयर किया, दैट मीन वैल्यू टाइप, क्योंकि प्री डिफाइंड डेटा टाइप में मैंने उसको डिक्लेयर किया है, और उसकी वैल्यू मैं असाइन कर रही हूँ ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल ओबीजे में, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ वैल्यू टाइप इनटू रेफरेंस टाइप, जिसको बोलते हैं बॉक्सिंग, ठीक है। समझ आया, एनी डाउट इन दिस? पहले एक वैल्यू टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, इंटीजर टाइप का है, दैट मीन्स वैल्यू टाइप वेरिएबल है, उसमें एक वैल्यू असाइन की 23। अब मैं ये नम की वैल्यू किस में असाइन कर रही हूँ, ओबीजे वेरिएबल में, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप है, रेफरेंस टाइप है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉक्सिंग, क्लियर। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, इंट नम था, 23 वेरिएबल थी, तो पहले स्टैक में स्टोर था, जिसकी वैल्यू थी 23। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया जो हीप में था, और ये नम की वैल्यू मैंने हीप में असाइन कर दी, ठीक है। दिस इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉक्सिंग प्रोसेस। अब बॉक्सिंग का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या किया यहाँ पे, एक नम वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें वैल्यू असाइन कर दी 2020, देन ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें नम की वैल्यू मैंने असाइन कर दी। अब मैंने नम की वैल्यू चेंज कर दी 100, ठीक है। तो अब नम की वैल्यू जब मैं प्रिंट करा रही तो क्या प्रिंट होगा 100, क्योंकि पहले नम की वैल्यू थी 2020, उसको मैंने असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल में, दैट इज ओबीजे में। उसके बाद मैंने नम की वैल्यू चेंज कर दी, तो वहां चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने नम में चेंज किया, तो नम की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2020, लेकिन ओबीजे की वैल्यू हम लोग क्या देंगे, ओबीजे की वैल्यू जब मैं प्रिंट कराऊंगी, सॉरी नम की वैल्यू यहाँ पे मैंने चेंज कर दी, तो यहाँ पे जब मैं नम की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो क्या प्रिंट होगा 100, बट ओबीजे की वैल्यू जो मैंने असाइन की थी वो कहाँ 2020 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने असाइन करने के बाद वैल्यू चेंज की, क्लियर। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉक्सिंग। अब आते हैं अनबॉक्सिंग में। अनबॉक्सिंग में हम क्या कर रहे हैं, वापस उस रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, वैल्यू टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू असाइन कर दी 23। उसके बाद मैंने एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट टाइप का, जिसमें मैंने नम की वैल्यू असाइन कर दी, तो वो क्या हो गया बॉक्सिंग प्रोसेस। अब अनबॉक्सिंग में हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने इंटीजर टाइप का आई। अब मैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है। यस मैम इसमें ना डायरेक्टली कन्वर्शन नहीं होता है क्या? नहीं, इसमें आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन, क्योंकि आप रेफरेंस में कन्वर्ट, रेफरेंस को वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, तो रेफरेंस को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। Okay, first so we have to convert first value type into reference type, then only we are able to convert from reference into value. करेक्ट यस, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है मुझे, यहाँ पे किसमें कन्वर्ट करना है, वैल्यू टाइप इंटीजर टाइप में। वैल्यू टाइप डिफरेंट भी हो सकते हैं, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्या दिया इंटीजर, और इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैं यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। तो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू टाइप वेरिएबल विच इज इंटीजर टाइप हैज असाइन्ड विद द इंटीजर वैल्यू 23. Now we create a reference object type that is obj. The explicit operation for boxing create an value type integer I and applied casting method. तो इसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग मेथड। कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करके ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी में कैसे, ये स्टैक में था, ठीक है, अब सॉरी पहले ये हीप में था, अब ये स्टैक में आ चुका है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अगेन वैल्यू टाइप, और फाइनली इसका आंसर यहाँ पे मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे वो शो हो रही है। एम आई क्लियर? तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वैल्यू टाइप इनटू ऑब्जेक्ट टाइप या रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड बॉक्सिंग. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रेफरेंस टाइप इनटू वैल्यू टाइप इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग. इस पे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अब दोनों एक साथ कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1 2 3 वैल्यू टाइप डिक्लेयर हुआ, देन वैल्यू टाइप डिक्लेयर होने के बाद let me show you. Now see this example. सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड हियर, एक वैल्यू सॉरी एक यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू टाइप वेरिएबल लिया आई, ठीक है 1 2 3, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट टाइप लिया ओ, इसमें आई की वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्सिंग प्रोसेस परफॉर्म हुआ, आई अब मैंने आई की वैल्यू चेंज कर दी। तो प्रीवियसली आई वाज 1 2 3, आई कितना था 1 2 3, आफ्टर दैट मैंने आई की वैल्यू किस में असाइन कर दी, ओ में, तो नाउ ओ इज 1 2 3, ओ की वैल्यू कितनी है अब 1 2 3, और आई की भी वैल्यू कितनी है 1 2 3 ही है। आफ्टर दैट मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू चेंज कर दी, तो अब चेंज होने के बाद ये 1 2 3 कट होके क्या आ जाएगी 4 5 6, क्योंकि मैंने आई की वैल्यू अब कितनी असाइन की 4 5 6। ठीक है, अब जब मैं आई की वैल्यू प्रिंट करूंगी तो क्या प्रिंट होगा 4 5 6। नाउ यू कैन सी इन द आउटपुट 4 5 6 प्रिंट हुआ है। उसके बाद जब मैं ओ की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो क्या प्रिंट होगा 1 2 3, क्योंकि ओ में मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाला था। ठीक है, आफ्टर दैट मैं क्या कर रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ ऑब्जेक्ट टाइप को किसमें, रेफरेंस टाइप सॉरी वैल्यू टाइप में। ठीक है, रेफरेंस टाइप यहाँ पे मैंने क्या किया, एरो नॉट वर्किंग, एक सेकेंड। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, जो रेफरेंस टाइप था उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ वैल्यू टाइप में। नाउ जे की वैल्यू, जो भी ओ की वैल्यू किस में असाइन हो गई, जे में। ओ की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1 2 3, तो वो किस में चली गई जे में। ठीक है, अब मैंने आई की वैल्यू अगेन चेंज कर दी, तो आई की वैल्यू जो 4 5 6 थी अब चेंज होके कितनी हो गई है, क्या वैल्यू दी है मैंने 2 3 4, तो नाउ आई की वैल्यू कितनी है 2 3 4। ठीक है, तो जब आप आई की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो इट विल प्रिंट 2 3 4, ओ की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो इट विल प्रिंट 1 2 3, एंड जे की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो अगेन इट विल प्रिंट 1 2 3। नाउ यू कैन सी आई की वैल्यू प्रिंट हुई है 2 3 4, ओ की वैल्यू प्रिंट हुई है 1 2 3, और जे की वैल्यू प्रिंट हुई है 1 2 3। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, कंबाइन एग्जाम्पल है बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? एक और बार एक्सप्लेन करना है ये एग्जाम्पल? No, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? No, ma'am. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। नाउ वेरिएबल्स क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको डेटा टाइप देना होता है एंड वेरिएबल नेम एंड उसका वैल्यू अगर आपको देना है तो यहाँ पे देखो इंट इज अ डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एज है और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है 20, तो मेमोरी में क्या होगा 20 वैल्यू असाइन होगी इंटीजर टाइप की और 2 बाइट मेमोरी स्पेस अलॉट करेगा। अब
देयर आर सम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं? जो क्लास के बाहर डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। दीज वेरिएबल्स आर नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब क्लास में ही डिक्लेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्लास में ही डिक्लेयर हो रहे हैं, बट क्लास के अंदर जो मेथड है उसके आउटसाइड। दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द फंक्शन, क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर फंक्शन भी डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं। तो जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास के इनसाइड, दीज आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल। These variables are declared inside the class but outside the function, ठीक है। देन उसके बाद आपके आते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? क्लास वेरिएबल्स ही होते हैं, बट दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे डिक्लेयर होता है। बट ये वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इसको कॉल करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। दीज वेरिएबल आर नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। देन मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक, अगर मैंने किसी वेरिएबल या क्लास को डिक्लेयर किया पब्लिक, तो मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सकती हूँ। प्राइवेट डिक्लेयर किया तो जिस क्लास या जिस फंक्शन या जिस क्लास के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया, जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है, आप उसको उसी ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड मीन्स वो ये होता है कि उसका एक्सेस कहाँ रहता है। अगर आपने किसी क्लास को एज क्लास के वेरिएबल को एज अ प्रोटेक्टेड या किसी क्लास को एज अ प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है, तो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर और उस क्लास से जो क्लास इनहेरिट हुई है उसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। उसका स्कोप वहां तक होता है। प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या होता है? करंट क्लास और उससे जो क्लास डिराइव हुई है उसी में ही उसको यूज होता है, जैसे प्रोटेक्टेड का होता है। प्राइवेट प्रोटेक्टेड में जहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है सिर्फ उसी क्लास के अंदर, उसके बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो दीज आर द मॉडिफायर्स। जनरली हम लोग पब्लिक यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कोई ऐसा कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो आपकी क्लास या आपकी क्लास से जो इनहेरिट हुई है उसी क्लास में डिक्लेयर हो, उसके कहीं और डिक्लेयर नहीं करो, यूज नहीं हो, तो आप उसको एज ए प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। नाउ टाइप कन्वर्जन होता है। दो टाइप का टाइप कन्वर्जन होता है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। तो हम लोगों ने जो बॉक्सिंग प्रोसेस बताया दैट इज इम्प्लिसिट, अनबॉक्सिंग जो प्रोसेस बताया दैट इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी टाइप को कन्वर्ट, जैसे सी शार्प में एवरी डेटा टाइप इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग। कोई भी आप वैल्यू भी यूजर से ले रहे हो तो वो स्ट्रिंग कन्वर्ट होता है, स्ट्रिंग कंसीडर होता है। लेकिन मुझे यूजर से कौन सी वैल्यू लेनी है? इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कंसीडर होता है, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में। तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन कॉल करती हूँ? 2int32, ठीक है। अगर फ्लोट में चाहिए तो 2int फ्लोट, अगर बाय कैर में चाहिए तो कैर में। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 75, इंटीजर टाइप की है, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, द फॉलोइंग एग्जांपल कन्वर्ट्स वेरियस टाइप्स टू स्ट्रिंग टाइप। जैसे यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू इंटीजर ली, लेकिन आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग लेता है, तो मुझे इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया, आई डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब ये जो भी वैल्यूज है सब किस में कंसिडर होगी? स्ट्रिंग में, क्योंकि मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। नाउ मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? दीज आर द इनबिल्ट फंक्शन। यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट मैथ क्लास को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये फंक्शन को ये मेथड या ये फंक्शन को, ये मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको आपके प्रोग्राम में सिस्टम डॉट मैथ क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग कीवर्ड के साथ। उसके बाद आप ये वाले फंक्शंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हो। यूजिंग सिस्टम किया तो सिस्टम में मैथ क्लास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो आपने बेसिकली मैथ क्लास को इंपोर्ट किया है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मैथ डॉट, आपका क्लास का नाम है मैथ डॉट abs फंक्शन को कॉल किया है, तो जो भी वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रिटर्न करेगी। जैसे यहाँ पे वेल वन में कौन सी वैल्यू डाली हुई है? 250, ठीक है। तो 250 की अगर -250 रहता तो ये +250 आपको देता, ठीक है। तो कोई भी आपको मैक्स फंक्शन फाइंड आउट करना है, जैसे a की वैल्यू यहाँ पे दी है 10, b की वैल्यू यहाँ पे दी है 20, तो दोनों में से मैक्स वैल्यू कौन सी है? 20। जब आप मैक्स a कॉमा b कॉल करोगे तो आपको मैक्स वैल्यू क्या मिलेगी? 20। मिन a कॉमा b कॉल करोगे तो मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 10। तो आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर सकते हो। आपको सिस्टम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिस्टम के इनसाइड मैथ क्लास का डेफिनेशन है, और डायरेक्टली आप फिर मैथ क्लास को यूज कर सकते हो।
नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस में जैसे आपको यहाँ पे पता है कि सी शार्प इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ क्लासेस, तो आपको डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? यूजिंग नेम स्पेस कीवर्ड से आपकी क्लास को एक नेम दे सकते हो, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस आप वो क्लास को इंपोर्ट कर सकते हो विथ योर क्लास नेम, जिससे वहाँ पे डुप्लीकेशन अवॉइड होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेम स्पेस यूजिंग कीवर्ड। देन ये कुछ क्विज मैंने डाला था जो आप इसका आंसर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल टाइप कैन बी असाइंड वैल्यू डायरेक्टली इन सी शार्प? Ma'am, दिस it's वाज value type. करेक्ट। दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 में जो जो टॉपिक्स थे क्या क्या देखा हम लोगों ने? व्हाट इज सी शार्प, स्ट्रक्चर, डॉट नेट फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर, देन डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्किंग, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी शार्प में कौन कौन सी एप्लीकेशन बनती है, देन सी शार्प टोकन्स, टोकन्स में क्या क्या आता है, डेटा टाइप, देन लिटरल्स, देन ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑल देन कीवर्ड्स। देन उसके बाद आपके कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, व्हाट इज वैल्यू टाइप, व्हाट इज रेफरेंस टाइप, व्हाट इज बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ठीक है, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। देन टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, दो कन्वर्जन होते हैं, एक होते हैं इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जैसे हम लोगों ने वैल्यू टाइप को कन्वर्ट किया डिफरेंस टाइप में, दैट इज इम्प्लिसिट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट। लेकिन जब आप रेफरेंस टाइप को वापस वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको कास्टिंग यूज करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट में वो टाइप लिखना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। वो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल टाइप्स कैन बी असाइंड अ वैल्यू डायरेक्टली इन सी शार्प? तो आप यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हो वैल्यू टाइप, क्योंकि आप वैल्यू टाइप में डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हो। रेफरेंस टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट में आपको वो वैल्यू डायरेक्टली आप असाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लिसिटली आपको असाइन करना पड़ेगा। Now, which of the following is correct about reference type variable? Reference type do not contain the actual data stored in a variable. They contain a reference to the variables. Example of built-in reference type are object, dynamic and string. एंड सॉरी, इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है डी, जिसमें आपका आता है ऑल ऑफ द अबव, और इसका करेक्ट आंसर भी है डी, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी रेफरेंस टाइप के लिए करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज ऑफ अ डेटा टाइप? कौन सा ऑपरेटर साइज रिटर्न करता है डेटा टाइप का? साइज ऑफ टाइप ऑफ एस्ट्रिक या एम्परसेंड, कौन सा ऑपरेटर? Size of. करेक्ट, ठीक है। the size of operator returns the size of a data type. Then which of the following preprocessor directly defines a sequence of character as symbol in C sharp? Yes, it is define, क्योंकि आपको जैसे कोई भी जैसे मैं बोल सकती हूँ कि एक फिक्स्ड वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है। तो हम सी में भी क्या करते थे? हैश डिफाइन पाई इक्वल 3.14। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा टू यूज अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर है डिफाइन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू आउटपुट हेलो वर्ल्ड इन सी शार्प? अगर आपको ये आउटपुट चाहिए हेलो वर्ल्ड, तो इसमें से करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट। कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट एनी आउटपुट, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास? कोई भी मेंबर फंक्शन मुझे एक्सेस करना है तो कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है? करेक्ट, डॉट ऑपरेटर। मुझे कोई क्लास, कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मेंबर को या किसी फंक्शन को कॉल करना है तो आई यूज डॉट ऑपरेटर, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? C sharp is an object oriented programming language. C sharp is only component oriented programming language. C sharp is say type safe, all of the above. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आउट ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट्स?
Yes. C# is an object-oriented programming language. C# is only component-oriented programming language. C# is type-safe. All of the above. Which one is the correct answer? मैम ऑप्शन डी. Very good. The correct answer is option D. क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था. नाउ विच इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर. इसमें से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है? ऑप्शन डी. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज प्लस, क्योंकि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ऑल दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर. अरिथमेटिक. Plus is an arithmetic operator. Now in C#, data types are value type, reference type, A and B, none of the above. Option C, A and B. Very good. The correct answer is data types are reference type and value type. दोनों होते हैं. Now last one is, what is the rule to declare variables? First letter should be an alphabet. Variable names should not be a keyword. No space are allowed between the variables. All of the above. Option D, all of these. Very good. So this was a small quiz. And this was all about Unit 1. Any doubt in Unit 1? No. नो मैम. Clear है? Okay. So कल हम लोग Unit 2 पे रिवीजन लेंगे. ठीक है? टाइमिंग आई विल लेट यू नो बाय इवनिंग. इवनिंग में मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ. होप आपको यूनिट 1 के टॉपिक्स क्लियर है एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एग्जाम. तो अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है? टुमारो आई विल टेक यूनिट 2. टुमारो इज 29 ना, और 30 को मैं ये 3 और 4 ले लूंगी, या फिर आई विल कवर बोथ द यूनिट्स टुमारो. देखते हैं. एनी डाउट इन टुडेज रिवीजन सेशन? No, ma'am. नो मैम. एवरीवन इज क्लियर विद ऑल द यस टॉपिक्स? मैम. ओके. तो कल मैं पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, देन वी विल स्टार्ट यूनिट 2 रिवीजन. ठीक है?